आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण का, भाषा, व्याकरण एवं लिपि। इसका अध्ययन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, भाषा मानव जाति के विकास के लिए अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन भाषा रही है। यानी मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही करता है। भाषा से हमें अपना इतिहास, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान एवं परंपराओं का ज्ञान होता है। भाषा के बाद में देखिए भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भास धातु का अर्थ होता है व्यक्तवाणी, अर्थात अपने विचारों और मनोभावों को प्रकट करने का साधन भाषा है। फिर देखिए भाषा की परिभाषा। मनुष्य के परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा विज्ञान के विद्वानों के अनुसार भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत होता है लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति, और मौखिक भाषा में होता है बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति। इसके बाद आती है भाषा की प्रमुख इकाइयाँ। भाषा की प्रमुख इकाइयाँ 5 है, जिसमें देखिए ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि में देखिए मुख से निकली स्वतंत्र आवाज ध्वनि है। सार्थक ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द है। वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की प्रमुख इकाइयों के बाद आता है भाषा और बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। यानी जो थोड़ी दूरी पे बोली जाती है अपने ही आसपास के क्षेत्र में, उसे बोली कहते हैं या इसे उपभाषा भी कहते हैं। भाषा का अविकसित, सीमित तथा आम बोलचाल रूप बोली कहलाता है। बोली में साहित्य रचना, व्याकरण एवं शब्दकोश नहीं होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा राष्ट्र के अधिकांश हिस्से में बोली जाती है। भाषा में साहित्य रचना, व्याकरण रचना तथा शब्दकोश भी होता है। बोली को उपभाषा भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हिंदी भाषा की बोलियां। तो मुख्य रूप से हिंदी भाषा की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी में देखिए बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली और कौरवी। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी आदि। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। इस प्रकार इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है तथा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि राजकीय काम जो है कार्यालय के, वो सभी हिंदी भाषा में होते हैं। विशेष देखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी है, इस बात का उल्लेख संविधान में कहीं पर नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी राजभाषा है। नेक्स्ट देखिए व्याकरण। वी प्लस आ प्लस करण, इससे बना है व्याकरण। व्याकरण भाषा का संपूर्ण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही भाषा की ध्वनियाँ,
स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान व उनके स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है। शब्दों की शुद्धता एवं पदों का चुनाव व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार हिंदी भाषा के वर्ण, शब्द, शब्दांश, पद, पदांश, वाक्य, वाक्यांश आदि का शुद्ध रूप एवं भाषा का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि मान लो हमने भाषा सीख ली और उसके व्याकरण का पता नहीं है तो हम उसे शुद्ध रूप में नहीं लिख सकते। आगे देखिए, व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना होता है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने एवं बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान जिससे होता है उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा से संबंधित नियमों की जानकारी एवं शुद्ध लेखन लिखने की कला व्याकरण के द्वारा ही अर्जित की जाती है। यानी व्याकरण के द्वारा ही पता चलता है कि हम अपनी भाषा को किस प्रकार सुधार सकते हैं, शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। आगे देखिए, भाषा का विकसित रूप व्याकरण के नियमों के अनुसार ही चलता है। हिंदी भाषा का व्याकरण शास्त्र संस्कृत भाषा के अनुसार चलता है। हिंदी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति, उनका रूप, यौगिक, योगरूढ़ शब्दों की रचना आदि व्याकरण के द्वारा ही संभव हो पाता है। अतः देवों की भाषा संस्कृत से हिंदी व्याकरण का विकास माना जाता है। फिर है व्याकरण के अंग। तो मुख्य रूप से व्याकरण के 4 अंग होते हैं जो इस प्रकार है। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में इसमें वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों से शब्द बनने की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का वर्गीकरण जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि इनका ज्ञान होता है। पद विचार के अंतर्गत शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है। वाक्य विचार के अंतर्गत पदों का समुचित एवं क्रमबद्ध वाक्य में प्रयोग का उल्लेख होता है। आगे देखिए, लिपि। भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा और लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि, ठीक उसी प्रकार हिंदी की देवनागरी लिपि है। प्राचीन भारत की 2 लिपियां थीं। पहली ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे देखिए, ब्राह्मी लिपि की एक उत्तरी शाखा नागरी लिपि का प्रयोग देवभाषा संस्कृत में होने के कारण इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की प्रमुख भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली। तो भाषा, व्याकरण और लिपि कक्षा 12 के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित जो प्रश्न है आप इन नोट्स में से बना सकते हैं। और अब इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे 12th क्लास में वो रिक्त स्थान आएंगे। जैसे मान लो भाषा का एक रूप लिखित है तो दूसरा है, आपको पता होगा तो आप तुरंत ही लिख देंगे मौखिक। तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।